एक रिज्यूमे बताऊंगा, रिज्यूम राइटिंग का तरीका। आप हर टॉपिक पे रिज्यूम लिख सकेंगे और ये रिज्यूम राइटिंग अगर आप मेरे सी फॉर्मेट के मुताबिक लिखेंगे तो आपको फेडरल बोर्ड में 8 नंबर और कोई से भी बोर्ड में 8 नंबर गारंटी के साथ आएंगे। सही हो गया? तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपका भी टाइम ज़ाया नहीं करते, मैं अपना भी टाइम ज़ाया नहीं करता। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले आपने लिखना है ये, सबसे पहले नेम, फिर 2 डॉट, फिर अपना नेम। मेरा नेम है हम्माद अली। सही हो गया? आप इधर अपना नेम लिखेंगे। अगर आप अपना नेम नहीं लिखना चाहते तो इधर A.B.C लिखेंगे। A.B.C लिखना बेहतर है, लेकिन नेम भी लिख सकते हैं क्योंकि फेडरल बोर्ड में ओरिजिनल आइडेंटिटी रिवील नहीं करना होता। लेकिन आप अपना नेम बेशक लिख सकते हैं क्योंकि नेम तो आपने देना ही होता है। तो वैसे भी बोर्ड वालों को आपका नाम पता होता है, तो नाम इधर लिख दें, ना लिखें कोई मसला नहीं है। सही हो गया? दूसरा अभी आपने लिखना है इधर एड्रेस। एड्रेस के बाद फिर 2 डॉट, फिर उसके बाद LMN सेक्टर इस्लामाबाद। इधर आपने अपना ओरिजिनल एड्रेस बिल्कुल भी नहीं लिखना, मैंने लिखा है, आप इसी तरह लिखेंगे। मिसाल आप लाहौर से हैं तो LMN सेक्टर लाहौर, पेशावर से तो LMN सेक्टर पेशावर, कहीं से भी हैं, इंडिया से हैं, दिल्ली से हैं मिसाल के तौर पर तो LMN सेक्टर दिल्ली, इस तरह लिखेंगे। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। आप अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख सकते, फेडरल बोर्ड वालों ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है। तो उसके बाद आप लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ के बाद 2 डॉट, 2 डॉट के बाद 00 अप्रैल 00040। याद रखें, अगर आप दिसंबर में पैदा हो तो 00 दिसंबर, फिर कोमा, फिर 40, इस तरह लिखेंगे। अगर आप जनवरी में पैदा हुए तो 00 जनवरी, उसके बाद कोमा, फिर 40। सही हो गया? A to Z इसी तरह लिखना है, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं। उसके बाद कंटेक्ट। कंटेक्ट में आपने अपना ओरिजिनल कंटेक्ट नहीं देना, आपने इसी फॉर्मेट लिखना है। अगर आप पाकिस्तान से तो +92 के बाद ये 0 लिखेंगे, पाकिस्तान के किसी भी इलाके से हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया का कोड जो भी है +92 पाकिस्तान का कोड है, तो इंडिया का जो भी कोड हो वो कोड लिखेंगे। उसके बाद 0000, इतने ज़ीरो इधर गिने, 1 2 3 4 जितने भी ज़ीरो हैं मैंने इधर लगाए हैं उतने ही आपने लगाने हैं। उससे ज़्यादा भी लगाएं, उससे कम भी लगाएं, 1 2 ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही हो गया? उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बाद 2 डॉट लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव स्टाइल मैन हेडिंग लगाएंगे। और माशाल्लाह से मेरी राइटिंग तो बड़ी प्यारी है, आप भी कोशिश करें राइटिंग प्यारी बनाने की, प्यारे अंदाज में लिखें जो भी लिखें। इसके बाद आपने लिखा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद जो मैंने इधर लिखा है, ये आप हर CV में कॉमन है, हर CV में ये पॉइंट लिख सकते हैं। सही हो गया? हर CV में ये पॉइंट लिखेंगे, A to Z, यहाँ तक A to Z लिखेंगे हर CV में। इसके बाद ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी वेयर आई कैन एक्सेल माई पर्सनैलिटी। मैं एक ऐसी जॉब की तलाश में हूँ जहाँ पर मैं अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकूँ। आई एम राइटिंग दिस रिज्यूमे टू यूटिलाइज माई स्किल एंड टू अर्न मनी। मैं ये रिज्यूमे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ कर सकूं और पैसे कमा सकूं इज़्ज़तदार तरीके से। इसको आपको अगर पसंद नहीं आता तो कोई और भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी भर की इंग्लिश इधर इस्तेमाल की है और ये ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा है, बहुत उम्दा ऑब्जेक्टिव लिखा है, ये बहुत ही बेस्ट ऑब्जेक्टिव है। सही हो गया? उसके बाद लिखेंगे आप एजुकेशन। एजुकेशन के बाद फिर वहीं 2 डॉट लगाएंगे। उसके बाद आप अपनी मैक्सिमम एजुकेशन, मिसाल के ऊपर अगर आपने FSC की हुई तो आप मैट्रिक भी साल लिख सकते हैं, FSC का भी लिख सकते हैं। लेकिन इधर रूल ये है कि आप अपनी जो मैक्सिमम एजुकेशन है ना, जो आपने सबसे लास्ट में की, मिसाल तो अगर आप PhD होल्डर हैं तो सिर्फ PhD का लिखेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा भाई इसने मैट्रिक और 9 और मैट्रिक भी की है, तब ही जाके तो वो बंदा PhD में पहुंचा है ना। अगर आप इधर ज़्यादा लिख सकते हैं तो वह आपकी मर्ज़ी। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है मास्टर्ड, क्योंकि मैंने मास्टर किया हुआ है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट नेम, इधर आपने सब्जेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू CV लिखना है। अगर आपको CV में बताया गया है कि टीचिंग के लिए तो आप इधर लिखेंगे मास्टर इन इंग्लिश या फ़लान अकॉर्डिंग टू CV लिखना है। अगर आप मिसाल के तौर पर बैंकिंग के हवाले से कोई CV है तो आप इधर लिखेंगे मैथमेटिक्स, मैथ में की हुई। इस तरह मतलब ये थोड़ा सा वेरी करेगा टॉपिक के लिहाज से। इसको आपने रेडी करना है, आपने समझना है कि यार कौन सा टॉपिक पे कौन सा मतलब इधर एजुकेशन आपने डालनी है, ये थोड़ा सा वेरी करेगा। फिर उसके बाद फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी, XYZ लिखेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं देंगे। फिर उसके बाद आएगा जी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बेसिकली आपने एक्सपीरियंस बताना होता है कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर चुका हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। सही हो गया? तो एक्सपीरियंस भी अकॉर्डिंग टू टॉपिक। मिसाल के तौर पर आई एम वर्किंग एज, अगर आपको किसी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए रिज्यूमे लिखना है तो आप लिखेंगे आई एम वर्किंग एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर इन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी फॉर 2 ईयर्स। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी टीचिंग के लिए रिज्यूमे लिखना है तो आई एम वर्किंग नहीं कहेंगे, आई एम स्टडिंग नहीं टीचिंग, आई एम टीचिंग एज अ प्रोफेसर इन XYZ यूनिवर्सिटी फॉर 2 ईयर्स। सही हो गया? तो ये भी थोड़ा सा वेरी करेगा, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, यकीनन आपका भी दिमाग होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं मज़ीद एक इस पे वीडियो एक बना दूंगा। इसके बाद आएगा स्किल।
स्किल ये आपका मतलब ऐसा एक टॉपिक है, ये स्किल वाला ऐसी एक हेडिंग है जिसमें आपने दबा के लिखना है भाई। मैंने फ़ोटोशॉप का एक्सपर्ट किया, फ़ोटोशॉप एक्सपर्ट हूँ, वीडियो एडिटर हूँ, जो हूँ फलान हूँ फिस्तान हूँ, सारा कुछ लिख सकते हैं। ये कॉमन सी बात है, ये आपने देखना नहीं है। टॉपिक से हट के भी आपको कोई स्किल आती है वो इसमें चिपका दें भाई। मिसाल मैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, इधर ये नहीं लिखना कि मैं टिकटॉकर हूँ और मेरे 10,000 फॉलोअर हैं। ये सारी चीज़ें इसमें नहीं लिखना है, ठीक हो गया? नहीं तो आपके सारे पेपर क्रॉस हो जाएगा। कुछ बच्चे लिख चुके हैं ये पहले भी, इसलिए बता रहा हूँ। फिर उसके बाद लैंग्वेजेस, और ये लिखा इसलिए उन्होंने लिखा इसलिए ना कि ताकि लोग समझें यार भाई ये टिकटॉकर है, इतने फॉलोअर्स हैं तो खुश होकर फेडरल बोर्ड वाला नंबर दे देगा। तो ये नहीं है, फेडरल बोर्ड वाला शार्ट हो जाएगा और नंबर सारे काट देगा। फिर उसके बाद लैंग्वेजेस वाला हेडिंग लगानी है आपने। इसके बाद लिखना है जी लैंग्वेज, आपको किस किस लैंग्वेज में महारत है। मैंने लिखा है इंग्लिश और अरबिक। इसमें आप लिख सकते हैं और भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, भले ही आपको ना ही आती हो आप चिपका दें इधर। वैसे भी उसने कौन सा आपके पास आके इंटरव्यू लेना है कि भाई तूने ये गलत क्यों लिखा। सही हो गया तो लिख दें इधर अरबिक, फ़ारसी, इंग्लिश, जापानीज़, जर्मन, चाइनीज़ ना लिख दें, एग्ज़ामिनर शॉर्ट हो जाएगा शायद, क्योंकि चाइना वालों को आजकल लोग पसंद नहीं कर रहे हैं जब से कोरोना आए है तब से। फिर उसके बाद कोर्स, आपने कोर्स भी एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू टॉपिक। मिसाल के तौर पर आपको टीचिंग के लिए रिज्यूमे लिखना है तो आई हैव डन 2 years कोर्स ऑफ टीचिंग फ्रॉम XYZ सेंटर, ठीक है? XYZ सेंटर लिखना है, इधर सेंटर का नाम नहीं लिखना। इसी तरह अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए लिखनी है तो आई हैव डन 2 year कोर्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग इन XYZ सेंटर या एकेडमी। फिर उसके बाद अगर आपने किसी उसके लिए देनी है जी क्या बोलते हैं यार वो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए आपने रिज्यूमे लिखना है तो आई हैव डन 2 year कोर्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर फ्रॉम XYZ सेंटर या XYZ एकेडमी, ठीक है? ये XYZ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा आप कुछ लिख सकते हैं। और उसके बाद आखिर में 2 लाइनों वाला एक टॉपिक जो मैंने इधर शामिल नहीं किया, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। शायद तो आपको रेफरेंस देना पड़ता है, 2 लाइन का है, इंपॉर्टेंट नहीं है। रिज्यूमे, अगर आपको रिज्यूमे लिखना है तो आप उसमें रेफरेंस दें या नहीं दें, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको CV लिखनी है तो CV में आपको रिज्यूमे देना पड़ेगा। तो अगर आपको रिज्यूमे भी इधर देना चाहते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनना चाहते हैं जो मार्क्स के अलावा भी लिखते हैं, तो मैं इधर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। मेरा अगला जो मैंने CV पे वीडियो बनाई थी तो उसमें आपने मेरे लास्ट में ये रेफरेंस कैसे देना है वो भी लिखा हुआ है। तो आप उस लिंक में जाएं और दूसरी वीडियो भी देखें, तो आपको उससे ये भी फ़ायदा होगा कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाएगी। तो ये फ़िलहाल ये था जो फॉर्मेट था पूरा, ये रिज्यूमे राइटिंग का था। सही हो गया? अगर आपने CV राइटिंग की भी वीडियो देखनी है मेरी तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बेसिकली दोनों सेम ही चीज़ होते हैं। रिज्यूमे में भी आप वो जो मैंने दूसरा फॉर्मेट बनाया है CV राइटिंग का वो भी लिख सकते हैं। तो ये मैं आपको ओवरऑल एक व्यू दे देता हूँ। तो ऐसे बनेगी आपकी रिज्यूमे राइटिंग। मैं इस तरह से भी एक व्यू देता हूँ। हो सकता है आपको स्क्रीनशॉट निकालना हो, स्क्रीनशॉट निकालना है तभी स्क्रीनशॉट निकाल दें। अगर आप PC में देख रहे हैं तो विंडो बटन के साथ ऊपर के जो लास्ट में 3 बटन होते हैं ना, जिसमें एक बटन दबाने से कीबोर्ड का एक लाइट जलती है, उनमें से एक बटन शायद वो दबा दें, स्क्रीनशॉट निकल जाएगा। तो यार अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक किया करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।